समय की बात है। चित्रपुर राज्य में एक राजा अपनी रानी और पुत्री माला के साथ राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। राजा और रानी खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे, पर अचानक रानी बीमार पड़ी और ज्यादातर अपने कक्ष में ही रहने लगी। रानी के कक्ष की छत पर चिड़िया का एक घोंसला था। अक्सर रानी चिड़िया के परिवार को देखती रहती थी। चिड़िया के एक छोटा बच्चा भी था। एक बार चिड़िया बीमार पड़ी और मर गई। चिड़िया के मरते ही चिड़े ने दूसरी चिड़िया को अपने घोंसले में जगह दे दी और अपने बच्चे को वहाँ से धक्का दे दिया। ये सब होते देख रानी का मन बहुत दुखी हुआ और वो सोच में पड़ गई, कहीं मेरे मर जाने के पश्चात राजा दूसरी शादी तो नहीं कर लेंगे और दूसरी माँ के आते ही मेरी माला को महल से तो नहीं। मुझे इस बारे में राजा से बात करनी ही होगी। सुनिए, मुझे वादा कीजिए कि आप मेरी मृत्यु के पश्चात दूसरा विवाह नहीं करेंगे। मेरे मरने के पश्चात आप माला के लिए सौतेली माँ नहीं लाएंगे। आप माला का पूरा ध्यान रखेंगे। महारानी, आपको कुछ नहीं होगा। फिर भी आप मुझे वचन दीजिए। ठीक है महारानी, हम वचन देते हैं, हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। महारानी, आप आंखें खोलिए। वैद्यराज, देखिए महारानी को क्या हुआ, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? महाराज, महारानी स्वर्ग से धार गई है, अब ये कभी नहीं उठेंगी। महारानी, मैं माला को क्या जवाब दूं? वो आपके बिना कैसे रहेगी? पिताजी, माँ कहाँ चली गई? माँ कहीं भी नजर नहीं आ रही। माला बेटी, तुम्हारी माँ वो सामने आसमान में तारा बन गई है। रानी के चले जाने के बाद राजा अपना पूरा समय माला की देखभाल में ही लगाता था। उसने राजकाज संभालना छोड़ दिया था। इस वजह से मंत्री भी बहुत परेशान थे। एक दिन, महाराज, सभी मंत्री यही चाहते हैं कि आप दूसरा विवाह कर लें। प्रजा की भी यही इच्छा है। माला बिटिया को भी माँ का प्यार मिल जाएगा और राजकाज में भी आपको सहायता मिलेगी। मुझे राजकाज के लिए और माला की परवरिश के लिए दूसरा विवाह करना ही होगा। मुझे माफ कर देना महारानी, मैं आपको दिया वचन पूरा नहीं कर सका। पिताजी, ये कौन है? माला बिटिया, ये तुम्हारी नई माँ है। आज से तुम इनको माँ बुलाओगी। आप मेरी नई माँ हो? मेरी नई माँ आ गई। मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ माँ। अब माला को माँ का प्यार मिल जाएगा, शायद उसकी उदासी दूर हो जाए और अब वो खुश रहे। राजा ने जैसा सोचा सब कुछ उसके विपरीत ही हुआ। माला की सौतेली माँ उमा ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। आज से ये राजमहल में घूमना फिरना बिल्कुल बंद। आज से मेरे कक्ष की सारी साफ सफाई तुम करोगी और यदि महाराज के कानों तक ये बात पहुंची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दासियों, आज से इसे भी अपने साथ कामकाज में लगाओ और इस पर बिल्कुल भी तरस खाने की जरूरत नहीं है, समझी? पर माँ, मैंने तो कभी इतना काम नहीं किया। आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो माँ? मैं इसलिए तेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हूँ क्योंकि तू सौतेली है, समझी? धीरे धीरे दिन बीतने लगे। उमा माला पर बहुत अत्याचार करती थी। कुछ समय पश्चात उमा ने एक बेटी को जन्म दिया, पर उसकी बेटी को जन्म के थोड़े समय बाद चेचक निकल आई और उसके चेहरे पर चेचक के निशान रह गए, जिसकी वजह से उमा माला से और नफरत करने लगी। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? नहीं माँ, मुझे बहुत तंग करती है माँ। वो मुझे भूखा रखकर सारा दिन काम करवाती है। मैं पिताजी को भी कुछ नहीं कह सकती, नहीं तो नई माँ मुझे बहुत मारेगी और मुझे इस महल से बाहर निकाल देगी। ये रोशनी कैसी है? माँ, तुम आ गई? मैंने तुम्हें बहुत याद किया माँ। तुम्हें भूख लगी है ना? कुछ खाओगी? हाँ माँ, वो दूसरी माँ मुझे खाना भी नहीं देती और बहुत काम करवाती है। माला बेटी, ये जादुई घड़ा है। जब भी तुम्हारा कुछ खाने का मन करे तो तुम इस जादुई घड़े में हाथ डालना, वो चीज तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। पर ये बात तुम अपने पिताजी को या किसी को भी नहीं बताना। माला को जादुई घड़ा देकर उसकी माँ की आत्मा अदृश्य हो जाती है। माला अब उस जादुई घड़े में से अपने खाने के लिए पसंद की चीज ले लिया करती थी। माला अब बहुत खुश रहने लगी थी। ये देखकर उमा चौंक जाती है। ये माला दिन पर दिन इतनी मोटी कैसे होती जा रही है? इसे तो कमजोर होना चाहिए था। मैं तो इसको कुछ खाने के लिए नहीं देती हूँ, सारा दिन भूखा रखती हूँ और काम भी बहुत करवाती हूँ, पर ये कमजोर नहीं हुई और न ही मेरे से खाना मांगती है। कुसुम,
ये माला आखिर अपनी भूख कैसे मिटा रही है? कौन इसे खाना दे रहा है? इसका पता लगाकर मुझे बता। ठीक है माँ, मैं पता लगाती हूँ। जादुई घड़े, मुझे आज पूरी पकवान खाने का बहुत मन है, जल्दी से दे दो। अरे ये क्या, खाने की इतनी सारी चीजें, वो भी इस घड़े में से। मैं ये बात माँ को बताती हूँ। माँ, माला दीदी के पास एक घड़ा है जिसमें से वो कुछ भी खाने का मांग लेती है। अच्छा, तभी मैं सोचूं ये जादूगरनी कैसे इतनी मोटी होती जा रही है। अब बताती हूँ इसे। उमा माला से घड़ा छीनकर तोड़ देती है। बेचारी माला फिर से उदास हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। माला और कुसुम बड़ी हो गई थी। राजा को माला के विवाह की चिंता होने लगी। राजा ने सभी राज्यों में माला के लिए अच्छा वर ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन महारानी उमा, माला के लिए एक बहुत ही सुंदर वर मिल गया है, जो कि एक बहुत बड़े राज्य का राजकुमार है। ये तो बहुत अच्छी बात है। माला की शादी की सारी तैयारियां मैं खुद करूंगी। मैं इसकी शादी किसी कीमत पर नहीं होने दूंगी। मुझे तांत्रिक बाबा से मिलना ही होगा। तांत्रिक बाबा, मुझे कुछ भी करके माला का विवाह रोकना है। महारानी, आप किसी भी तरह ये कील माला के सिर में घोंप देना, आपका काम हो जाएगा। उमा तांत्रिक का दिया कील लेकर वापस महल आ गई और विवाह के दिन, अरे माला बेटी, आओ आज मैं तुम्हें अपने हाथों से सजाऊंगी। आखिर मैं भी तो माँ होने का फर्ज निभाऊं। लाओ, मैं तुम्हारी बालों में कंघी कर देती हूँ। माँ कितना बदल गई हैं। जल्दी से ये कील इसके सिर में घूम देती हूँ। आह, माँ मेरे सिर में कुछ चुभा। माला ने एक चिड़िया का रूप ले लिया। ये देख उमा जोर जोर से हंसने लगी। अब बन दुल्हन, बड़ी आई मेरी बेटी की जगह लेने वाली। अब तू उम्र भर चिड़िया बनकर यही महलों में मंडराती रहना। अब तेरी जगह मेरी बेटी दुल्हन बनेगी। उमा ने माला की जगह कुसुम को दुल्हन का जोड़ा पहना दिया और चेहरे को घूंघट से ढक दिया। किसी को भी कुछ पता नहीं चला और माला की जगह कुसुम का विवाह राजकुमार से हो गया। विवाह के पश्चात जैसे ही राजकुमार अपने कमरे में गया, घूंघट उठाते ही वो चौंक गया और बोला, तुम कैसे? तुम माला नहीं हो, तुम तो उसकी छोटी बहन कुसुम हो। माला कहाँ है? तुम दुल्हन के रूप में क्या कर रही हो? मेरी शादी तो माला से हुई है। माला किसी के साथ भाग गई है। अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए ही मैंने आपसे विवाह किया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अब जो बिन गया सो मोती। अब ये तुम्हारी पत्नी है, इसे स्वीकार करना ही तुम्हारा धर्म है पुत्र। दूसरी तरफ राजा माला के लिए उदास रहने लगा। उमा, हमारी माला ऐसी नहीं थी कि किसी के साथ भाग जाए। महाराज, मुझे तो विवाह के दिन पता चला, इसलिए ही मैंने कुसुम को इस विवाह के लिए तैयार किया। एक दिन महल के बगीचे में टहलते हुए राजा को वो चिड़िया दिखाई देती है। महल के बगीचे में ये इतनी सुंदर चिड़िया, पर ये तो कोई गीत गुनगुना रही है। हो जाती मैं पिता पराई, मिलना था ससुराल पिया, सिर पर उस दिन वार किया, बना दिया मुझको चिड़िया। ये कौन सा गीत गा रही है? ये समझ नहीं आ रहा। राजा रोजाना चिड़िया को देखता और उसको पकड़ने की कोशिश करता, पर चिड़िया उड़ जाती थी और गीत गाने लगती थी। कुछ दिन बाद, इस चिड़िया को पकड़ना मुश्किल है, कोई तरकीब लगानी होगी। इस डाली पर चिपचिपा गोंद लगा देता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। अरे मैं उड़ क्यों नहीं पा रही हूँ? मेरे पंख चिपक गए हैं। अब समझूंगा आखिर तुम कौन सा गीत गाती हो। पर चिड़िया रानी, तुम तो बहुत गंदी हो रही हो। तुम पर तो सारी धूल मिट्टी लगी हुई है और ये गोंद भी तुम्हारे पंखों पर लग गया है। चलो, पहले मैं तुम्हें नहला देता हूँ, फिर तुम्हारा गीत सुनूंगा। अरे चिड़िया रानी, ये तुम्हारे सिर पर कील कैसा? तुम्हें इससे कितना दर्द हो रहा होगा। ये कील तुम्हारे सिर में किसने घोंप दिया? रुको, घबराओ नहीं, मैं इस कील को अभी निकाल देता हूँ, तुम्हें दर्द में आराम मिलेगा। राजा ने जैसे ही चिड़िया के सिर में से कील निकाला, वो माला के रूप में आ गई। माला, मेरी बेटी, तुम चिड़िया के रूप में? ये सब क्या है बेटी? तुम्हें ये चिड़िया का रूप कैसे मिला? अचानक चिड़िया को माला के रूप में देखकर उमा डर गई और माला राजा को सच्चाई बताए इससे पहले ही वो राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं माँ की ममता में अंधी हो गई थी। मैंने कुसुम और माला के बीच सगी और सौतेली का फर्क किया। क्या ये सब तुमने किया महारानी उमा? हम तुम्हें इसी वक्त देश निकाला देते हैं। सैनिकों,
नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे देश निकाला मत दीजिए। पिताजी, चाहे माँ कैसी भी है पर है तो मेरी माँ ही ना, और फिर इन्होंने जो कुछ भी किया मेरी बहन कुसुम के लिए ही किया। पिताजी, माँ को माफ कर दीजिए। देखा तुमने महारानी, मेरी माला कितने बड़े दिल की है। आज भी ये तुम्हारा ही पक्ष ले रही है। माला, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। माला सब कुछ भूलकर उमा की सारी गलतियां माफ कर देती है। कुछ समय पश्चात राजा एक उचित वर ढूंढकर माला का विवाह संपन्न कर देता है।